सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैं इमरान खान की तर्ज सियासत को पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद समझता हूँ रियासत और सियासी जमातों ने मिलकर पीटीआई का रास्ता रोक कर देख लिया। इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, इसे साइफर तोशाखाना और इद्दत में निकाह के जुर्म में 31 साल कैद और 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। खान पर 190 मिलियन पाउंड और 9 मई के वाकयात के मुकदमात भी जेर समात हैं। इमरान खान को इनमें भी सजा हो जाएगी, जिसके बाद इनकी मजमूई सजा 50 साल तक पहुंच जाएगी। इनकी पार्टी भी तोड़ दी गई, लीडर्स जेल में फेंक दिए गए या सियासत से बाहर कर दिए गए या फिर दूसरी सियासी जमातों में तकसीम कर दिए गए। इनकी तस्वीर, आवाज़ और फुटेज पर भी पाबंदी लगा दी गई। इनसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया और इनकी इंतखाबी कैंपेन पर भी पाबंदी रही। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने भरपूर इलेक्शन लड़ा और अवाम ने इसे वोट दिए। ये इस वक्त भी बड़ी सियासी कुव्वत है और अगर इसका सिर्फ एक बाजू खोल दिया जाए तो ये केपीके के साथ साथ पंजाब और वफाक में हुकूमत बना लेगा। चुनाचा मैं तमाम तर मुखालफत और नापसंदगी के बावजूद ये समझता हूँ कि हुकूमत बनाना अब इमरान खान का हक है। अवाम ने अगर इसे वोट दिए हैं और अवाम अगर इसे हुक्मरान देखना चाहते हैं तो फिर इसे मौका मिलना चाहिए और सियासी जमातों और रियासत को खुले दिल के साथ पीटीआई का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। इन नताइज के बाद पीटीआई को ना मानना मुल्क और जमहूरियत के साथ भी ज्यादती होगी और मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ भी। हमें ये भी मानना होगा पीडीएम की 16 माह की हुकूमत ने मुल्क की पुरानी सियासी जमातों के साथ साथ मुल्क की मईशत का जनाजा भी निकाल दिया था। आज अगर मियां नवाज शरीफ अकेले खेल कर भी हार गए हैं तो इसकी वजह 16 माह की खौफनाक सियासी गलतियां हैं। ये अगर 2022 में इमरान खान को ना हटाते या नए इलेक्शंस की तरफ चले जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन बहरहाल जब इंसान की अकल माऊफ हो जाए तो फिर इसका यही नतीजा निकलता है। मियां साहब अगर अब भी मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर पीडीएम का तजर्बा दोहराते हैं तो इस बार नतीजा पहले से भी ज्यादा खौफनाक निकलेगा। इमरान खान इन्हें जेल में बैठ कर चलने नहीं देगा। ये इत्तेहादियों को संभाल कर भी थक जाएंगे। मुल्क का राह साहब बेड़ा गर्क भी हो जाएगा और आखिर में इनकी पार्टी भी जीरो हो जाएगी। ये लोग इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर यकीन ना आए तो मियां साहब सिर्फ ये देख लें कि इनकी पार्टी का हर वो शख्स जो इमरान खान के खिलाफ ज्यादा बोलता था, अवाम ने इसे इलेक्शन बूथ में जिंदा गाड़ दिया है और जो बच गए हैं इसकी वजह वोटर्स के बजाय सपोर्टर्स हैं। मियां साहब को आरोज ने 20 सीटें दी हैं। ये अगर इन हालात में हुकूमत ले लेते हैं तो 2 साल बाद इन सब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। चुनाचा मियां साहब को चाहिए ये जिद से अपना और मुल्क का मजीद नुकसान न करें। ये ख्वाजा साद रफीक की तरह खुले दिल के साथ अपनी हार माने, इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर लें और इसे हुकूमत बनाने का मौका दें। मुल्क और इनकी जात की इसी में फलाह है और अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर 2-2.5 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इनमें इमरान खान 70% का बनकर निकलेगा और मुल्क की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। मैंने आज से चंद दिन कबल दोस्तों फस्की का एक कॉल तहरीर किया था। आप जिस औरत से मोहब्बत करते हैं इसे भूलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इससे शादी कर लें, वरना आप तमाम उम्र इससे मोहब्बत करते रहेंगे। अवाम ने इन इलेक्शंस में इमरान खान से मोहब्बत का इजहार कर दिया है। आप इसे हुकूमत बनाने दें ताकि ये मोहब्बत अपने मुकम्मल अंजाम को पहुंच सके। अगर मोहब्बत सच्ची हुई और अवाम का फैसला दुरुस्त हुआ तो सिस्टम और मुल्क चल पड़ेगा और हम 75 बरस बाद राइट ट्रैक पर आ जाएंगे। और अगर ये बुत भी मिट्टी का तोदा निकला तो कौम की खारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लोग अपना सर पीट कर चुप बैठ जाएंगे। यूं मसला खत्म हो जाएगा। दूसरा, हम अगर जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो फिर हमें अवाम की राय का एहतराम करना होगा और अवाम ने इमरान खान के हक में वोट दे दिया है। अगर हम इसके बाद भी ये मैंडेट नहीं मानते तो फिर हम जमहूरी मुनाफकत का शिकार है और मुनाफकत किसी भी फील्ड में हो इसका नतीजा कभी मुस्बत नहीं निकल सकता। लिहाजा हम खुद को जमहूरी साबित करें या फिर जमहूरियत का राग अलापना बंद कर दें। हमें फिर अब जमहूरियत को सलाम करके खुलकर एक बार ही मुल्क में मुकम्मल आमरीत का ऐलान कर देना चाहिए ताकि अवाम की इंतखाबी खारिश भी खत्म हो जाए और अरबों रुपए भी बच जाएं। हम हर साल असेंबलियों और सेनेट पर खरबों रुपए जाया करते हैं। कौमी असेंबली की 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.25 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये भी बच जाएंगे। क्या ये तमाशा नहीं? कौम 4-5 साल बाद इलेक्शन पर 100 अरब रुपए जाया करती है। सियासी जमातें भी इक्तदार में आने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन इस सारी एक्सरसाइज के बाद आखिर में सिर्फ
वो पार्टी हुकूमत बना पाती है जिसे एस्टेब्लिशमेंट इक्तदार में देखना चाहती है, जबकि दूसरी सियासी जमातें सड़कों पर मार्च करती रहती हैं। चुनाचा इस सारी एक्सरसाइज का क्या फायदा? मुल्क का अमन भी गया, रियासत पर यकीन भी कम होता चला गया, अवाम का दिल भी टूट गया, दुनिया को भी हमारी जमहूरियत पर एतमाद न रहा, एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं और कौम का सरमाया भी जाया हो गया। आखिर इस नाम नेहाद जमहूरी खेल का क्या फायदा हो रहा है? आपको अगर इस खेल पर यकीन नहीं है तो आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? आप 5-10 साल बाद 10-12 लोग बिठाकर और नए पोप का फैसला कर लिया करें, कौम का वक्त और सरमाया दोनों बच जाएंगे। और आप अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर अवाम की राय पर एतमाद करें, लोगों का फैसला मान लें। लोगों की राय पर अगर मुल्क बन सकता है तो ये चल भी सकता है, आजमा कर तो देखें। और अगर मुल्क नहीं चलेगा तो लोग अपनी राय तब्दील कर लेंगे। आप इन्हें मौका तो दें, 2-2.5 साल में कोई कयामत नहीं आएगी। चुनाचा हार माने, अवाम का मैंडेट तस्लीम करें और इमरान खान को आने दें। तीसरी मरतबा मसनूई हुकूमत का नाकाम तजर्बा न करें। इसका नतीजा इस मरतबा भी वही निकलेगा जो 2022 में निकला था, क्योंकि गलतियां जब भी हमला होती हैं ये गलतियां ही जन्म देती हैं, इनकी कोख से खैर पैदा नहीं होती। ख्वाजा साद रफीक 2 नस्लों से सियासतदान हैं। इनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी के सरबराह थे। ये 20 दिसंबर 1972 को एयर मार्शल असगर खान की कॉल पर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ यौम सयाह के जुलूस की क़यादत कर रहे थे तो इन्हें पंजाब असेंबली के नजदीक गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। ख्वाजा साद रफीक और इनके भाई सलमान रफीक इस वक्त स्टूडेंट थे। वालदा बेगम फरहत रफीक उस्ताद और सियासतदान थी। उन्होंने दोनों भाइयों को बड़ी मुश्किल से पड़वान चढ़ाया। ख्वाजा बरादरान ने 1997 में नून लीग से सियासत का आगाज किया और ये देखते ही देखते पार्टी की पहली सफ में पहुंच गए। 8 फरवरी 2024 को ख्वाजा साद रफीक ने NA 122 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और ये 39,000 वोटों से हार गए। सरदार लतीफ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनके मद्दे मुकाबिल थे। खोसा साहब ये इलेक्शन जीत गए। इस इलेक्शन में साद रफीक पहले सियासतदान थे जिन्होंने फौरी तौर पर न सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम की बल्कि अपने हरीफ सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद भी पेश की, जबकि बाकी 99% उम्मीदवार एक दूसरे पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। PTI ने भी 70 हलकों में धांधली का दावा कर दिया है। इन हालात में ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम करके आला ज़र्फी और बड़े दिल का मुजाहरा किया और आप इसका नतीजा मुलाहिजा कर ले। NA 122 में किसी किस्म का फसाद, लड़ाई या मजम्मत नहीं हुई। वहाँ कोई धरना चल रहा है, कोई सड़क बंद है और ना अवाम को कोई तकलीफ हो रही है, जबकि बाकी हलकों में अवामी जिंदगी मफलूज होती चली जा रही है। लाठी चार्ज और आंसू गैस भी चल रही हैं। हम अगर इस मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं तो फिर हमें ख्वाजा साद रफीक की स्प्रिट और आला ज़र्फी अपनाना होगी। हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी शिकस्त मानना होगी और मुखालिफ को मुबारकबाद देकर इसका हक इसे सौंपना होगा और मुखालिफ को भी फतह के बाद दुश्मन से इंतकाम न लेने का ऐलान करना होगा। ये मुल्क फिर चल सकेगा, वरना ये इलेक्शन खुदा न ख्वास्ता मुल्क का आखिरी इलेक्शन साबित होगा और इस बार आलमी ताकतें पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाएंगी। ये खुलकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को इमदाद ताउन देंगी, जिसके बाद मुल्क से सियासी जमातों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। चुनाचा हमारे लिए बेहतर है हम हालात की नज़ाकत समझें और होश के नाखुन लें।